अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। दोबारा हम हाजिर हैं एक और डिस्कशन और एक और प्रीव्यू के साथ। आजकल पाकिस्तान की कौमी टीम मॉरिशस में फोन नेशन कप खेल रही है। मैचेस धड़ाधड़ चल रहे हैं। पाकिस्तान ने केन्या के साथ मुकाबला किया पिछले कुछ दिनों में और पाकिस्तान 1-0 हारा। पर ये रिजल्ट जो है एक पूरी पिक्चर नहीं दिखाता जो मैच में हमें अंदर हुई, और उसी पिक्चर को समझने के लिए और थोड़ा सा उस पर तबसरा करने के लिए हमने दोबारा दावत और जहमत दी है अली एहसन को। फुटबॉल पाकिस्तान के चीफ एडिटर हैं और हमारे साथ इस सीरीज में साथ साथ शिरकत करते रहे हैं। तो अली भाई, एक तो शुक्रिया आपका दोबारा यहाँ पे आना हमारे साथ। और पिछला मैच जो गुजरा है वो मुझे लगता है कि हम ना दोबारा उस मरले पे आके खड़े हो गए हैं कि हम मॉरिशस के खिलाफ कुछ और प्रेडिक्ट कर रहे थे, केन्या के खिलाफ हम कुछ और प्रेडिक्ट कर रहे थे। और क्योंकि ये है तो कौमी टीम पाकिस्तान की ना, मतलब हो तो कुछ भी सकता है, और वही हुआ। केन्या की बिफोर कि मैं कुछ भी बोलूं, आपको क्या लगा और आपने क्या देखा? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, फिर से अपने पॉडकास्ट से मुझे इनवाइट करने का। ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर ऑन फुटबॉलिस्तान। um, मेरी बस दुआ थी कि वी अवॉइड द रिपीट ऑफ 1978 जब केन्या ने पाकिस्तान को 8-0 के मुकाबले से हराया था सऊदी किंग्स कप के अंदर। लेकिन थोड़ी सी मुझ में भी एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म थी। थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि जब मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान आपकी डिफेंसिव ड्यूटीज को संभाल रहे हैं, और मैं थोड़ा सा देख के खुश भी हुआ था कि फिर से कोच शहजाद अनवर ने कुछ चेंजेस की थी स्टार्टिंग लाइनअप के अंदर। हसन बशीर वापस आए एज योर सोल स्ट्राइकर। इसके साथ साथ एक टू डिफेंसिव मिडफील्डर पार्टनरशिप थी अली उजैर गुज्जर की और रईस नबी की इन द सेंटर। अली नियाजी ऑन द राइट विंग बैक आए टू रिप्लेस राव उमर हयात, और लेफ्ट विंग बैक पे थे मोहम्मद सुफियान, वो भी वापडा के आई थिंक, इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो अली नियाजी और मोहम्मद सुफियान ने अपना डेब्यू किया, ईसी सुलेमान ने अपना डेब्यू किया। और मुझे लग रहा था पहले 5 मिनट देख के ही ना कि थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल, थोड़ा सा रख रखाव, थोड़ी सी ना एक कामनेस आई है हमारी हम्म। डिफेंस में। मॉरिशस के खिलाफ पहले हाफ के अंदर तो चले 0-0 स्कोर से बराबर थे, 0-0 के मुकाबले से, और सेकंड हाफ में जिस तरह उन्होंने 15 मिनट में कई चांसेस क्रिएट किए और 3 गोल स्कोर किए, तो हमारी डिफेंस पैनिक में आ गई थी। लेकिन इस बार नहीं लगा कि डिफेंस हमारी पैनिक में है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब आपके पास दो क्वालिटी सेंटर बैक्स आते हैं जो इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में अपने क्लब्स के लिए खेल चुके हैं, वीक इन वीक आउट जब खेलते हैं, जहां वो ट्रेन करते हैं, जहां वो हर हफ्ते खेलते हैं अपने रेगुलर सीजन्स में, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। और इससे बड़ा वाज़ेह फ़र्क पड़ा डिफेंस में, बिकॉज जो आपकी यंग डिफेंस थी मॉरिशस में, जिसमें हसीब खान और मामून मूसा और अब्दुल्ला शाह, जाहिर सी बात है वो उस तरह का प्रेशर उन्होंने इतने ज़्यादा लेवल पे सस्टेन नहीं किया। डोमेस्टिकली स्पीकिंग उन्होंने अब तक सिर्फ 2 ही मैचेस खेले या 3 मैचेस खेले थे। उनका तीसरा मामून का तीसरा इंटरनेशनल मैच था, अब्दुल्ला शाह का दूसरा इंटर मैच था, हसीब का भी दूसरा इंटरनेशनल मैच था। लेकिन इस तरह के लेवल पे ना तजर्बा बहुत कम उनके पास था। और जाहिर सी बात है वो बेचारे अब तक डोमेस्टिक सतह पे कोई पाकिस्तान प्रीमियर लीग सीजन तो अब तक खेल नहीं सके। उम्मीद है जल्दी पीएफएफएनसी या पीएफएफ अनाउंस करे तो अच्छा होगा। तो ईसा और अब्दुल्ला के आने से जो एक डिफेंसिव स्टेबिलिटी आई थी, उसकी बड़ी सख्त कमी थी पिछले मैच में। और हमें लग रहा था कि चलें, पाकिस्तान ने 18वें मिनट में एक गोल कंसीड किया, एक कॉर्नर के थ्रू। जो केन्या के स्ट्राइकर पे जो एक शॉट जो हिट की थी, वो अली उजैर गुज्जर से डिफ्लेक्ट होकर स्ट्राइकर मोजेस के पास गए। मोजेस ने फिर एक टच लेके उसको फिनिश कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसमें हैंड बॉल हुआ हो बिल्डअप में, लेकिन आई थिंक इट वाज अ फेयर गोल। दैट वाज द ओनली गोल द एंटायर गेम। केन्या को फर्स्ट हाफ में मौका मिला था दो एक मरतबा, सेकंड हाफ में भी, कि वो 2-0 या 3-0 अब जा सकते थे, अच्छा लेकिन अली भैया, अगर हम थैंकफुल। इधर ही गोल पे थोड़ा सा रोकें, सॉरी मैं आपकी बात पे काट रहा हूँ क्योंकि ये जी गोल जी। भी थोड़ा सा समझना जरूरी, क्योंकि मैच का वाहिद गोल था। हम्म। एक तो आपको नहीं लगता कि बॉल बहुत काइंडली गिरी थी केन्या के खिलाफ? ये कोई बहुत क्लियर कट चांस नहीं था जो केन्या ने निकाला था। मतलब वो बॉल जिस तरह बाउंस होके मोजेस के आगे गिरी थी, किसी और सिचुएशन में शायद वो बॉल हमारे किसी डिफेंडर के आगे गिरती और वो क्लियर हो जाती। तो ऐसा नहीं था कि केन्या ने भी ये कोई अच्छा चांस निकाला था। ये थोड़ा सा उनको लक ने इस सिचुएशन में फेवर किया था जिस तरह बॉल गिरी है उनके लिए।
हाँ, मैं समझता हूँ, बाकी आपकी बात सही है, क्योंकि इट वाज नॉट अ क्लियर कट चांस। आई थिंक कॉर्नर क्लियर होता है, केन्या के प्लेयर ने एक शॉट लेता है जो सीधा अली उजैर के पास जाती है, अली उजैर के चेस्ट से वो डिफ्लेक्ट होकर सीधा मोजेस के साथ, जो मोजेस साथ ही खड़े थे, उन्होंने टच लिया और उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। अ, किसी और सिचुएशन में होता कि बॉल सीधा अली उजैर को जाती, वुड हैव बाउंस स्ट्रेट ऑफ हिम एंड बैक इनटू प्ले, या आउट फॉर अ कॉर्नर एक और चली जाती। थोड़ा सा मुझे एक डर था कि शायद कहीं ये सेट पीसेस पे कोई इशू ना बने, बिकॉज जिस तरह मॉरिशस के भी साथ फर्स्ट हम्म, हाफ में उनको सेट पीसेस बड़े मिले थे, फ्री किक्स हो गई या कॉर्नर किक्स हो गई, तो मुझे लग रहा था कि भाई कैन आर प्लेयर्स हैंडल इट। दो एक चांसेस एक आए थे कि काउंटर अटैक पे दे ऑलमोस्ट हैड 3 वर्सेस 2, थोड़ा सा आपकी डिफेंसिव शेप थोड़ी सी खराब हो गई थी, बट थैंकफुली जो क्रॉस फार पोस्ट पे जाना था वो नियर पोस्ट पे गया और हमारे डिफेंस ने क्लियर कर दिया। एक और भी चांस मिला था एक और सेट पीस पे कि कॉर्नर पे यूसुफ बट ने अपनी तरफ से बॉल क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन बॉल बाउंस हुई टुवर्ड्स गोल लाइन, लेकिन आई थिंक वहीं अली उजैर फिर खड़े थे, या वॉज इट बिल्कुल। सुफियान, आई फॉरगेट, तो उन्होंने बॉल को बासानी ऑफ द लाइन क्लियर कर दिया विदाउट एनी इशू। कुछ चांसेस केन्या को सेकंड हाफ में भी आए थे, जिसपे एक लॉन्ग डिस्टेंस शॉट थी, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपकी मिडफील्ड या डिफेंस को थोड़ा जल्दी क्लोज डाउन करना चाहिए था, बट यूसुफ बट ने वो बासानी सेव कर दी, स्ट्रेट एट हिम थैंकफुली, और हाफ चांसेस ही थे। लेकिन जिसका मुझे खौफ था ना कि एक डोमिनेंस होगी, वन साइडेड मैच होगा और हम बस दुआ करते करते बस डिफेंडिंग कर रहे होते, ऐसा कुछ नहीं था। ये 90 मिनट मैंने आई थिंक बहुत अरसे बाद, या आई थिंक जिंदगी में, मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ, ये बड़ा कंपोज डिफेंस था हमारा, सब्र तहमुल के साथ, रख रखाव के साथ, ठहराव के साथ हमारे सेंटर बैक से मिला था। इट्स वाज एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन कि आपकी बैक थ्री फिर से थी। मामून बिल्कुल। मूसा आपके थे राइट सेंटर बैक, आपके सेंटर बैक थे आपके ईसा सुलेमान जो उनका डेब्यू था, और आपके लेफ्ट सेंटर बैक थे अब्दुल्ला इकबाल। आपके फिर विंग बैक्स थे उमर हयात, सॉरी उमर हयात कह रहा हूँ, अली नियाजी ऑन द राइट विंग, अली खान, और लेफ्ट पे थे आपके मोहम्मद सुफियान। इन्होंने ज़्यादातर बेशतर मौके पे अपनी शेप को मेंटेन रखा, और सुफियान को जब भी मौका मिला थोड़ा फॉरवर्ड जाने का, तो उन्होंने अच्छी मूवमेंट शो की ऑन द बॉल, ताकि कम से कम वो थोड़ी अटैकिंग थर्ड में भी जा सके। अली नियाजी ने भी हाई वर्क रेट, बड़ा उन्होंने भी भागा साथ में, ताकि वो प्रेसिंग मेंटेन कर सकें। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था आपके टू डिफेंसिव मिडफील्डर्स का, रईस नबी और अली उजैर गुज्जर ने, कि क्योंकि हमने भी पिछले मैच में डिस्कस किया था कि जब रईस नबी सिर्फ आपका एक डिफेंसिव मिडफील्डर था, तो देर वॉज नो पार्टनर विद हिम, बिकॉज आप हम्म, ऐसे मौके पर ना, जब आपके पास एक ऑब्वियस प्ले मेकर टाइप प्लेयर अभी तक नहीं है, हारून हामिद है आपके पास, फुल बॉक्स टू बॉक्स, फुल एनर्जी, 18-19 साल के हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ना, वो भी अभी अपने सीखने के स्टेज पे थे, तो एक पार्टनर होना जरूरी था, ताकि ना कम से कम गैप नहीं आता। तो अली उजैर चूंकि बड़ा हाई स्टैमिना, मतलब कॉन्स्टेंटली रनिंग, वो सब कुछ था, तो रईस नबी और अली उजैर की अच्छी पार्टनरशिप थी, ताकि कम से कम ना कि वो एक प्रेसिंग मेंटेन कर सकें और थोड़ी अच्छी एक शील्ड, एक ढाल बन सकें आपकी बैक थ्री के सामने। तो बहुत अच्छी कारकर्दगी थी उनकी। अप फ्रंट थे आपके हारून हामिद वाज जस्ट रनिंग बैक एंड फोर्थ, और गुड ऑन द बॉल, हाई पेस, हाई इंटेंसिटी, हाई वर्क एथिक। और आपके जो अटैक में थे आपके ओटिस खान ऑन द लेफ्ट, जो उनकी नेचुरल फेवरेट पोजीशन है कि वो कट इन कर सकते हैं ऑन द राइट फुट। आपके थे साथ में फिर हसन बशीर, आपके नंबर, योर टारगेट मैन, कि उनको जब भी बॉल मिले तो ही कैन कीप द बॉल डाउन, होल्ड द बॉल अ बिट एंड प्ले अ पास टू आइदर हारून हामिद जो कि एक रन करे थे फ्रॉम मिडफील्ड, और टू ओटिस खान, और बैक टू द मिडफील्ड, ताकि कम से कम ना एक मूवमेंट चलती रहे साथ में। तो टैक्टिक्स वर मच बेटर, परफॉर्मेंसेज ऑफ द टीम वर मच बेटर, और ये बहुत खुशाइंद बात थी। और मैं तो रिजल्ट, बेशक हम 1-0 से हारे, भाई आपका मुकाबला एक ऐसी टीम से हुआ जो आपसे 93 प्लेसेस फीफा रैंकिंग में ऊपर है, और अफ्रीकन टीम है, और वो भी ठीक है, केन्या ने अपनी पेस को निस्बतन धीमा रखा मैच में, विच इज फाइन, फ्रेंडली मैच है, फ्रेंडली के अंदर अब जाहिर सी बात है, यू एक्सपेरिमेंट, चॉप एंड चेंज। तो मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश था, मैं पूरे 90 मिनट में बस मेरे से बस चेहरे पे मुस्कुराहट टिक रही कि यार ये चीज की हमें बड़ी सख्त जरूरत थी, एंड दिस इज समथिंग वी कैन बिल्ड अपॉन। बिल्कुल। इसी पे थोड़ा सा अगर हम एरिया बाय एरिया थोड़ा सा तबसरा करें, ईसा का डेब्यू था, साथ अब्दुल्ला इकबाल भी आ गए, और
हमने ये देखा कि पहले मैच में भी कोच शहजाद अनवर ने इसी फॉर्मेशन की एक वेरिएंट ट्राई की थी और वो नहीं चल सकी। और हमने शायद शुरू में भी ये कहा था कि पाकिस्तान के पास फिलहाल डोमेस्टिकली शायद 3-5-2 या 3-5-6-1 का कोई जो वेरिएंट हम इस वक्त खेल रहे हैं उसको खिलाने के लिए पर्सनल नहीं है। क्योंकि इस तरह की एडवांस फॉर्मेशन, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्लेयर्स से भी बात हुई है हमारे जो यूरोप में भी खेल रहे होते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि वहां पे भी ये फॉर्मेशन बहुत सारी टीमें नहीं खेलती क्योंकि इसको खिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम हर बंदे ने कहा कि अगर ये आपको खेलनी आ जाए और आपको सूट कर जाए तो इस फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, अटैक में भी और डिफेंस में भी। और हमने ये देखा कि शायद पहले मैच में और सेकंड मैच में सबसे ज्यादा वाज़ेह फर्क तो डिफेंस में ही आया था, और उसमें ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल, इनको आप कैसे देखते हैं? जो मेरे अपनी नजर में आया, ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल जैसे सेंटर बैक्स, जो मेरी अपनी भी पिछले 13 साल का तजर्बा रहा है और पहले जो भी तबसरा किया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास एट ए टाइम दो सेंटर बैक्स इस क्वालिटी के, और वो क्वालिटी पूरे पाकिस्तान ने कल देखी है, कभी एक मैदान में हमने डाले हो। नहीं जी, ये एक नेमत है। अब्दुल्ला इकबाल की उम्र 20 साल, अभी उन्होंने जुलाई में 21 साल का हो जाना है, अगले महीने इंशाल्लाह 20 साल के। ईसा सुलेमान इज इन हिज मिड 20s राइट नाउ। तो ये एक नेमत है आपके लिए, और ये आपकी फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव पेयरिंग बन सकते हैं फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 7, 8, even 10 years, as long as they keep themselves fit. अब्दुल्ला इकबाल की मेच्योरिटी इज वे बियॉन्ड हिज एज। बीस बिल्कुल। इक्कीस साल के डिफेंडर से आप इस लेवल पे ऐसी वर्सिटी शो करना, बिकॉज मुझे भी याद पड़ता है कि अब्दुल्ला इकबाल ओरिजिनली अपने क्लब B93 डेनमार्क में एज ए सेंटर फॉरवर्ड अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे गए, तो ही वाज ऑलवेज गुड ऑन द बॉल एज अ यंग किड। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्ट्रेंथ्स और चीजें सामने आए, तो ही इवेंचुअली मूव्ड इनटू डिफेंस। तो यू नो अगर आपके पास इस तरह के डिफेंडर होते हैं जो कम से कम हुआ कंफर्टेबल ऑन द बॉल, कि भाई बॉल उनको मिले, दे कैन होल्ड द बॉल अ बिट, वो आगे पास कर सकें, वो थोड़ा आगे पुश अप कर सकें, बिकॉज ना ऐसे जब आपके इफ यू हैव डिफेंडर्स जिनको हु आर कंफर्टेबल ऑन द बॉल, दे कैन पुश अप, दे कैन मेंटेन प्रेशर, दे कैन मेंटेन प्रेशर, ताकि ना कम से कम आपकी मिडफील्ड को भी थोड़ा सा स्पेस मिले कि वो भी अटैक के साथ लिंकअप कर सकें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डिफेंसिवली पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है अभी तक ऐसा स्टाइल ऑफ प्ले नुमाया नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे ओल्डर जनरेशन डिफेंडर्स जो थे, दे वर ऑफ द टिपिकल व्यू कि भाई लंबा खेलो, या अगर आपने थोड़ा सा पुशअप करना है एज काइंड ऑफ अ स्वीपर, तो आप मे बी सेट पीसेस में काम आ सकते। समर साग जमाने में जिस तरह KRL के लिए खेलते थे, कि KRL के लिए डिफेंसिवली वो कभी कभार आगे पुश भी करते थे, सेट पीसेस लेते थे, इनडायरेक्ट फ्री किक्स, पेनल्टीज भी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी इस, क्या कहते हैं ना, काबिलियत को वाज़ेह तौर पर नहीं कर सके, बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पे टाइम होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता, चाहे जितनी मर्जी कमजोरी हो, बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल के जो प्रेशर्स होते हैं, हमारा डोमेस्टिक फुटबॉल अभी तक उसके लिए हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सका। अम, ये एक बहुत जबरदस्त डिफेंसिव पेयरिंग है आपकी, और लॉन्ग मेड कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ-साथ जो हमने सिस्टम देखी है, और कोच शहजाद अनवर ने न्यूज़ में भी अमूमन इसी चीज़ की बात की है, जो उनकी फिलॉसफी है, वो है पोजेशन बेस्ड अटैकिंग फुटबॉल, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपकी डिफेंस ख़ास तौर पे पीछे से बॉल बिल्ड कर सके, जो हमने देखा कि मॉरिशस के खिलाफ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मिडफील्ड फॉर्मेशन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें आपने होते हुए तो बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, मतलब कुछ पासेस जो आपके सेंटर बैक्स ने निकाले हैं, अगर आप उसमें से एक पास देखें जो ओटिस खान को रिलीज किया है लेफ्ट विंग पे, अब्दुल्ला इकबाल ने डिफेंस से, दैट वाज अमेजिंग थ्रू बॉल। उसके साथ साथ अगर आपने देखा हो यूसुफ बट को जिस तरह रोल में यूज किया जा रहा है, और आपकी डिफेंस के साथ वो एक पूरा जिसे कहते हैं एक सिस्टम है जिसमें वो सारे के सारे इंक्लूडिंग द गोलकीपर मिल के बॉल को बिल्ड कर रहे हैं, और लॉन्ग कोई भी खेलना नहीं चाह रहा अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, सारे पीछे से बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो लग यही रहा है कि यही पर्सनल हो तो वो ये सिस्टम खेल सकते हैं, और इस सिस्टम का रिजल्ट हमारे सामने डिफेंसिवली ये था कि आपने माइकल ओलंगा, जो एक 6 फुट, मतलब आप उनको फिजिक में देख रहे हो तो अगर आप मैच में भी देखें तो लग रहा था कोई अजीब फीफा का मैच चल रहा है जिसमें आप कोई वीडियो गेम में खेल रहे हैं, कि दो प्लेयर्स में इतना वाज़ेह फिजिकल डिफरेंस कैसे हो सकता है। लेकिन आपने उनको भी कंटेन करके रखा पूरे मैच में, माइकल ओलंगा को खास नजर नहीं आई क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन कट ऑफ हुई हुई थी। तो ये जो पर्सनल और ये जो हमारे पास सिस्टम आ गया है, इसी के आई थिंक ये टैक्टिकली भी बहुत स्पॉट ऑन था केन्या को कंटेन करने के लिए। और अगर आप इस सिस्टम के साथ इन प्लेयर्स के साथ
अगर आप एक टीम को कंटेन करके रख रहे हैं, और जिस तरह आपने भी कहा, अगर हम थोड़ा आगे भी जाते हैं इसके बाद, केन्या ने एक गोल मारा, वो कोई बहुत मतलब खास गोल नहीं था, वो ना भी हो सकता था, या आगे जो हमारे चांसेस भी आए, तो ड्रॉ तो एक बड़ा फेयर रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट होता है इस मैच का। बट 92 रैंकिंग पॉइंट्स आगे टीम के साथ मुकाबला करना इस लेवल पे आके इस इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि वो भी आसान तो नहीं खेल रहे थे और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो आपको क्या लगता है कि ये वो डिफेंस है जो वाकई फिर पाकिस्तान को आगे प्रोपेल कर सकती है अगले मैचेस में? मैं बिल्कुल इस बात पे मैं मुत्तफिक हूँ कि कर सकती है, मैं कि ये डिफेंस आगे आपको अगले दे कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमने पूरे मैच के अंदर भी वो डिफेंडिंग इन नंबर्स, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, आपने एक डिसेंट प्रेस मेंटेन किया हुआ था, ताकि जब भी केन्या की डिफेंस या मिडफील्ड के पास बॉल थी, उनके ऑप्शंस लिमिटेड थे गोइंग फॉरवर्ड, या थ्रू द सेंटर वो नहीं कर सकते, या डाउन द विंग्स भी नहीं कर सकते थे। ऐसी डिफेंसिव पेयरिंग को रखना और ऐसी डिफेंसिव पेयरिंग को बरकरार रखना, खासतौर पे स्टार्टिंग लाइनअप में, बहुत सख्त ज़रूरी थी, बहुत सख्त ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपके जो इस वक्त करंटली जो आपके बेंच पे जो ऑप्शन है डिफेंसिवली, मुझे उम्मीद है कि ईसा और अब्दुल्ला के आने से जो आपके सेकंड चॉइस सेंटर बैक्स हैं, हसीब खान हो गए, अब्दुल्ला शाह हो गए, इवन टू दी एक्सटेंट सरदार वली भी, जो जिनका ताल्लुक चमन से, और आजकल आई थिंक वापडा भी उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन की थी नेशनल गेम्स के अंदर, उनको भी एक समझ आएगी कि भाई इस तरह खेलना चाहिए, और इस तरह कम से कम ना आप भी अपनी गेम को थोड़ा मॉडिफाई करें ना, ताकि कम से कम उनमें भी कॉन्फिडेंस आए कि बच्चे इस तरह खेलना होता है अगर आपने हम्म। अपने आप को मेंटेन करना है। अम, मैं अभी भी, मेरी अपनी राय जाती ये है कि हम एक बैक फोर भी खिला लेंगे ना, दैट स्टिल गुड इनफ। ठीक है, बैक थ्री के अंदर आप कम से कम ये कर सकते हैं कि आपके थ्री मेन सेंटर बैक्स हो गए डिफरेंट पोजीशंस में, और फिर आपके विंग बैक्स होंगे जो थोड़ी विड्थ आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि कम से कम मिडफील्ड आपकी थोड़ी कॉम्पैक्ट रहे, ताकि ना मिडफील्ड के अंदर आप थोड़ा टेम्पो, या कम से कम दूसरी टीम के आप टैक्टिक्स थोड़ा डिसरप्ट कर सके, ताकि ना थोड़ा सा उनमें भी एक ठहराव एक आए साथ साथ में। अम, लेकिन यस, मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला इकबाल और यूसुफ सुलेमान का आना बहुत ज़रूरी था। काश जैन मोहम्मद भी अब तक फुटबॉल खेल रहे होते, हम्म। एक्सेप्ट स्टैनली, लेकिन चूंकि ही इज बेसिकली क्विट द गेम टू टू वेरियस ऑफ द पिच इश्यूज, और इंजरीज का भी आई थिंक इशू था उनको साथ साथ में। तो आपके पास बहुत अच्छी एक डिफेंसिव लाइन है जो कि आप अगले 10 साल तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ईसा और अब्दुल्ला ऐसे प्लेयर्स हैं जो कम से कम 8 से 10 साल आपकी मेन सेंटर बैक पेयरिंग बन सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी कीप प्लेइंग मैचेस। बिल्कुल, बिल्कुल। और थोड़ा-सा अगर आगे जाएँ, तो जो हमें पहले डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रईस नबी की तरफ से भी नज़र आई थी, वो भी कंप्लीटली चेंज होते हुए नज़र आई थी। वो काफ़ी डिफरेंट प्लेयर लगे, उन्होंने सप्लाई लाइन्स रोकने की कोशिश की, डिफेंसिवली भी होल्ड किया, पासिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की। तो लग यही रहा था कि शायद वो जो डिफेंस का हमारा ब्रेकडाउन था, वो हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग मिडफील्ड पे काफ़ी असर पड़ा उसका, और अली उज़ैर ने भी आई थिंक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मिडफील्ड में उनके साथ पार्टनरशिप करते हुए। और ये दोनों आई थिंक अगर इसी तरह चलते रहे, तो आई थिंक पाकिस्तान की अच्छी चॉइस बन सकती है, जब तक हमारे पास मजीद प्लेयर्स नहीं आते। हाँ जी, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ आपसे, बिकॉज अली उज़ैर भी वापडा के लिए एज ए सेंटर मिडफील्डर के तौर पे खेलते हैं डोमेस्टिक सतह पे। उन्होंने भी अपनी गेम काफ़ी इम्प्रूव की है, क्योंकि 2019 के में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए 2022 के 4 साल कबल, तो वो अभी उस वक्त आई थिंक 18-19 साल के होंगे, मे बी इन इज अर्ली 20s, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज एज, बट अब 4 साल उन्होंने तजर्बा हासिल किया है, और चूंकि वापडा की मेन टीम के स्टार्टर भी हैं और अच्छे मिडफील्डर हैं, तो फुल एनर्जी के साथ मैं दाद देता हूँ उस बंदे को कि उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, और उसने भी रईस नबी के साथ मिलकर एक अच्छी डिफेंसिव मिडफील्ड पेयरिंग की, बिकॉज अगर एक ही डिफेंसिव मिडफील्डर आप खिलाएंगे ना, अमूमन बेहतर होता है कि साथ उसके पास एक पार्टनर हो। अगर एक डिस्ट्रप्टर है, दूसरा ना कम से कम दूसरी टीम को जल्दी क्लोज डाउन कर सके थ्रू हाई एनर्जी, थ्रू हाई रनिंग एक्सेट्रा। तो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी के लिहाज इस तरह केन्या के खिलाफ थी कि आपकी बैक थ्री और आपके दो होल्डिंग मिडफील्डर्स, वो एक बड़ी अच्छी शील्ड थी, ताकि कम से कम ना केन्या को आप मुसलसल मौका फराम ना करें कि वो मुसलसल आप पे अटैक करे, या कम से कम प्रेशर मेंटेन करें।
ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये तो डिफेंसिव हमने देख लिया, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बरकरार रखे जब तक हमारे नए प्लेयर्स नहीं आते एतजाज़ हुसैन जैसे। उनकी जब भी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाती है होपफुली बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, तो अच्छा होगा। एक मैं ज़रूर कहूँगा कि अटैक में किस तरह खेलेंगे, क्योंकि क्या रईस नबी और अली उज़ैर गुज्जर के पास वो काबिलियत है कि अगर वो एक निस्बतन लेवल टीम के साथ के खिलाफ खेलें, कैन दे स्प्रे द बॉल अराउंड अ बिट, कैन दे पुश फॉरवर्ड, कैन दे पास टू योर विंगर और द स्ट्राइकर, कैन दे लिंक अप टू प्ले, क्या वो अटैक के अंदर भी वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं जिस तरह वो डिफेंस में करते हैं। ये एक निशान है, और मैं समझता हूँ इस इफ दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ग्रेट, क्योंकि हमें इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत भी है जो कि सिर्फ डिफेंसिव नहीं कि आपने बस बॉल क्लियर कर दी या क्लोज डाउन कर दी या आपने गैप्स को मेंटेन किया। बॉल जब आपके पैर में आती है फिर आप क्या करते हो? कैन यू बिल्कुल। पुश अप अ बिट मोर, और कैन यू पुट द बॉल टू द वाइड वाइड प्लेयर्स, या आप आगे सेंटर कर सकते हैं? कैन यू मेक अ रन ऑफ द बॉल और ऑन द बॉल, दैट कम से कम यू कैन ड्रैग योर मार्कर्स अवे फ्रॉम सर्टन प्लेयर्स, ताकि आप एक गैप ओपन करें बाकी प्लेयर्स के लिए कि वो उनको जब भी पास का या स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी मिले वो उसको फिर यूटिलाइज कर सकें साथ में। एंड ऑफ कोर्स थर्ड प्लेयर आपका मिडफील्ड में था हारून हामिद। आई मीन फुल एनर्जी, 19 साल का, कॉन्स्टेंटली रनिंग बैक एंड फोर्थ। ये मैं जरूर मैंने नोटिस किया है कि बच्चा, जाहिर सी बात है 18-19 साल का भी रिसेंटली हुआ है, तो लग ऐसे रहा था केन्या के खिलाफ एटलीस्ट दैट ही वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक डिसीजन मेकिंग पे उनको काम करने की ज़रूरत है, बट वो समझी जा सकती है एक बात, जब आप 18-19 साल के होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ये वाली चीज़ एडजस्ट करने में, डिसीजन मेकिंग, कब बॉल पास करनी है और कब ड्रिबल करनी है। बट इम्प्रेसिव प्लेयर, स्पेशली इस एज में जिस तरह वो टेक ऑन कर रहे थे प्लेयर्स को, और एक क्रिएटिव स्पार्क नज़र आ रहा था उनमें। और इसके साथ-साथ अगर हम बाकी अटैक में देखें, ओटिस खान भी मौजूद थे, हसन बशीर भी थे। आई थिंक हसन बशीर को स्टार्ट करना एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, क्योंकि वो बार-बार ड्रॉप करके जिस तरह पूरे अटैक को साथ लेके चल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी और प्लेयर हमारी स्क्वाड में मौजूद है जो स्ट्राइकर रोल में आके ये काम कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारे पास जो अभी जो स्ट्राइकिंग ऑप्शंस ऑफ द बेंच हैं वो मोहम्मद वहीद ही आते हैं। हुँ, और वहीद आपके निस्बतन छोटे करके ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि हु लाइक्स रनिंग एट द डिफेंस। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच सकी जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने 2019 में एएफसी अंडर 19 क्वालिफायर्स में देखी थी उनकी, बिल्कुल। जिन्होंने जब 2 गोल स्कोर किए थे, एक पैलेस्टाइन के खिलाफ और एक कुवैत के खिलाफ, जो कि बहुत वेल टेकन गोल्स थे। तो कुछ लोगों ने कंसर्न किया कि वो थोड़े से उनकी स्किल सेट जो है वो थोड़ी सी रिग्रेस या डिटीरियरेट थोड़ी सी पीछे हो गई है। तो आई होप इन मैचेस की वजह से उनको मौका मिले आगे जाने का। हसन बशीर 36 साल के हैं, he doesn't have the pace as he once had like 10 years ago. He cannot play the entire 90 minutes either. तो जिस तरीके से आप हसन बशीर की कैपेबिलिटीज को, एक्सपीरियंस, तजर्बे को इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज आप हसन बशीर को पूरे 90 मिनट नहीं खिला सकते। बिल्कुल। ऑल ऑफ अस नो दैट, इवन ही नोज, एवरीवन हु नोज बीन फॉलोइंग पाकिस्तान नोज दैट कि आप 90 मिनट नहीं खिला सकते। कब खिलाना है, कितने मिनट खिलाना है, आई थिंक ही प्रॉब्ली कुड हैव टेकन ऑफ। शहजाद अनवर को चाहिए था कि अगर वो हसन बशीर को 65th मिनट में भी या 60 मिनट में टेक ऑफ करे थे, कोई बुरा ना होता, वहीद आ जाता, थोड़ी पेस आ जाती उसके अंदर, आपकी अटैक में थोड़ा सा लिंकअप प्ले बनता तो अच्छा होता। ओटिस की खास बात ये थी कि बिकॉज वो एक अपनी नेचुरल पोजिशन में थे, वाइड लेफ्ट साइड पे, ही कैन कट इन फ्रॉम द राइट, वो थोड़ा सेंटर भी जा सकते हैं, मे बी इवन लाइक ए सेंटर टाइप, लाइक अ नंबर 10 रोल, rather than a traditional number 11 जो आपका लेफ्ट विंगर होता है। तो दैट्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट एज वेल, और मैं समझता हूँ कि इसको एक्सप्लोर करना जरूरी बनता है ताकि ना कम से कम एक आए। मैं एक जरूर बात कहूंगा, जिस तरह मोहम्मद सुफियान ने फर्स्ट हाफ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो की थी एज योर लेफ्ट विंग बैक, और वो नेचुरल लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। सेकंड हाफ में बिकॉज हाफ टाइम ब्रेक पे, बिकॉज क्योंकि सुफियान के पास येलो कार्ड था, तो हुँ, शहजाद अनवर ने सोचा कि यार ये रिस्क नहीं लेना, मैं नहीं चाहता कि इसको हम फारिग करें ताकि बिल्कुल। कम से कम ही मिनट्स नेक्स्ट गेम और वी गो डाउन 10 मैन। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छा डिसीजन किया कि उन्होंने शायक दोस्त को, अनदर वापडा प्लेयर फ्रॉम मुश्की बलूचिस्तान, उनको एज ए लेफ्ट विंग बैक खिलाया। हालांकि वो विंगर हैं या वो अटैकिंग प्लेयर हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड पे, स्ट्राइकर भी खेल चुके हैं, सेंटर फॉरवर्ड भी, लेफ्ट फॉरवर्ड खेल चुके हैं, बट एक इंटरेस्टिंग पोजीशन को दी लेफ्ट विंग बैक की, क्योंकि वो एक, उनमें भी जोश और जज्बा है, एक टायरलेस रनिंग एबिलिटी भी है। यार उस लड़के ने कमाल कर दिया।
मैं बहुत खुश, एक तो मैं सुफियान की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश था, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने बॉल डिलीवर की थी हसन बशीर को फर्स्ट हाफ में, जो अगर थोड़ा सा भी अगर सही तरह उनको आगे सामने आती, बशीरा वुड प्रॉब्ली डन मार्को वैन बैस्टन ऑन केनिया। मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर हसन बशीर की थोड़ी सी पोजिशनिंग थोड़ी सी साइड पे होती, या बॉल सही तरीके से उनके राइट फुट पे सही आती इंस्टेड ऑफ द नी, दैट प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ गोल पाकिस्तान, एंड व्हाट अ गोल दैट वुड हैव बीन। शायक दोस्त ने जैसे गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, शायक दोस्त ने लेफ्ट साइड पे बहुत अच्छा लिंकअप किया ओटिस खान के साथ, डिफेंसिव बड़ी अच्छी ड्यूटीज की, ही वाज ट्रैकिंग बैक, ही वाज मेकिंग श्योर कि अपने साइड से लेफ्ट साइड पे ज़्यादा स्पेस नहीं दी, और जो एक पाकिस्तान को चांस मिला था सेकंड हाफ में, शायक दोस्त ने उस बॉल को केनिया के राइट विंगर से या राइट फुल बैक से इंटरसेप्ट किया, ब्रिलियंट टैकल, बॉल छीनी, ओटिस को दी, ओटिस देन ही क्रिएटेड स्पेस ऑन द लेफ्ट, ओटिस देन वेंट इनसाइड अ बिट मोर, और ओटिस ने फिर एक शॉट ली जस्ट आउटसाइड द बॉक्स, जो कि केनिया के गोलकीपर ने रोक दी, सेव कर दी, बैक पुटिंग बैक इनटू प्ले। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद अगर ओटिस प्लेसमेंट पे जाता बनस्बत के पावर के, इफ ही हैड जस्ट लिफ्टेड द बॉल इनटू द कॉर्नर, दैट प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ गोल। उन्होंने पावर पे की, जो थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रेट डाउन द मिडल था, और केनिया के गोलकीपर ने सेव कर दी। अगर वो प्लेसमेंट पे जाते ना, फार पोस्ट कर्विंग शॉट होती, बेंड देते थोड़ी सी, प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ वेल डिजर्व्ड इक्वलाइजर फॉर पाकिस्तान टू। तो इसमें ये एक अगर है। आप ओटिस की गोल अटेम्प्ट पे आप बात करें, तो अगर आप थोड़ा सा गौर पे देखें, जब ओटिस ने फाइनल शॉट ली है ना, मतलब एक तो पहले उसने ड्रिबल किया है, बंदा काटा, ही वेंट टुवर्ड्स द बॉक्स, और वो साइड पे उसके केनियन डिफेंडर है, बिल्कुल एंड टाइम पे अगर आप थोड़ा गौर करें, आखिरी एक आधे सेकंड में बॉल पे बहुत ऑकवर्ड बाउंस आता है बिफोर ही टेक्स अ शॉट। तो आई थिंक वो भी उसने भी एक रोल प्ले किया होगा, बिकॉज अगर बॉल कंप्लीटली सेटल्ड होती तो शायद वो प्लेस करते, वो बॉल एकदम से बाउंस करके वापस नीचे आई है, तो उसको भी आई थिंक नजर आ रहा था कि अब मैंने शॉट ना मारी तो क्या केन्या की जो डिफेंस ब्लॉक कर देगी। तो आई क्योंकि एस्ट्रोटर्फ पे खेलें तो एस्ट्रोटर्फ कभी कभार बड़ी अनप्रोडिक्टेबल शो करती है, डिपेंडिंग कितना उसको इस्तेमाल किया गया, तो यस, आई एग्री। लेकिन वही बात है ना, जब भी आपको इस तरह के चांस मिलते, यू हैव टू टेक अ शॉट ऑन गोल, कहीं बिल्कुल, ना एंड कहीं। इट वाज अ वेल टेकन शॉट ऑन गोल, इट वाज ऑन टारगेट, और कीपर का भी काफी अच्छा सेव था। थोड़ा सा हम्म। हल्का सा एक आधा इंच 2 इंच आगे होती तो वो गोल भी हो जाता है, एंड वेरी वेल डिजर्व्ड इक्वलाइजर ऑफ पाकिस्तान, और बड़ा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होता मैच का कि पाकिस्तान 1-0 ड्रॉ करता। लेकिन यही बात हम अली भाई ने तकरीबन मैच समराइज ही कर दी है सारी सिचुएशन में। 1-0 केन्या से हारना या ड्रॉ करना, अब देखें, इस सारी चीज का अगर आप इक्वेशन समझे, एक टीम इतना हमसे आगे है। हमने भी इन द पास, मतलब चलें फलस्तीन का मैच 2018 को उठा के देख लें, या अगर आप उससे पहले जाएं 2013, उससे पहले जाएं, हम इस लेवल का फुटबॉल, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं था, बट जिस लेवल का हमने फुटबॉल खेला है, जिस लेवल का डिसिप्लिन स्मार्ट फुटबॉल खेला है, जिस तरह का लिंकअप प्ले देखा है, मैंने भी खुद पिछले 13-14 साल में पाकिस्तान की टीम को कभी इस तरह फुटबॉल नहीं खेलते हुए देखा। मैंने भी नहीं देखा इस तरह का, बिकॉज चलें, जो पाकिस्तान के पिछले मैचेस थे 2018, और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रप्शंस, वी ऑल नो अबाउट दैट, ऐसी ऑर्गेनाइज्ड डिफेंडिंग या ऑर्गेनाइज्ड, यू नो इट वाज नॉट अ क्लासिक पाक द बस, कि हमने लारी अड्डे की बस नहीं लगा दी सामने। इट वाज कि भाई आपने प्लेइंग फ्रॉम द बैक तो करने, आपने दूसरी टीम को जो मौके वो तो रोकने हैं ही हैं, लेकिन आप फिर अपने भी इस तरीके से आप आगे थोड़ा पुश कर सकते जब भी आपको कोई स्पेस मिलती है इस लिहाज से। बट यस, आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान प्ले so comfortably, or at least relatively comfortably, against a much higher ranked team in like in more than a decade, I guess. And it was not like कि बस तुक्के वुक्के लगे. No, we actually played very well. एक proper plan के तहत हमारी टीम चली थी. आपकी डिफेंस, आपकी मिडफील्ड, और आपके विंग बैक्स भी, और आपके फॉरवर्ड लाइन भी, और ये इसको करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ये बहुत, मैं आई एम वेरी, लाइक आई सेड, पूरे 90 मिनट मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रही। ठीक है, इवन व्हेन द गोल वेंट डाउन, आई सेड वी गुड एज लॉन्ग एज वी डोंट मेस एनीथिंग अप, कोई बड़ा हम स्क्रू अप ना करें, वी प्रॉब्ली ऑन द राइट ट्रैक। और यही हुआ। जो भी मौके यूसुफ बट को जैसे मिले, ही वाज आइदर अप फॉर इट, या डिफेंस ने कम से कम क्लियर कर दिया। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक ऐसी स्टार्टिंग लाइनअप है जिसको 19-20 के फर्क के मुताबिक, मतलब स्टार्टिंग 11 में से कम 8 तो ऐसे प्लेयर होंगे जिनको आप मेंटेन कर सकते हैं, even 9 in certain cases.
लेकिन मूविंग फॉरवर्ड स्क्वाड रोटेशन भी जरूरी है, बिकॉज आप नहीं चाहते ना कि अगले मैच जो जिबूटी के साथ होने जिस पे हम अभी आई थिंक हम बात करेंगे, और होपफुली जब हम इंशाल्लाह सैफ कप भी पहुंचेंगे, बिकॉज अभी इतला हमें मिली है कि हुकूमत ने दस्ती तौर पे उसको एनओसी पाकिस्तान टीम को जारी कर दिया एज लॉन्ग एज यू रिकॉर्डिंग राइट नाउ, और उम्मीद है कल तक कंफर्मेशन भी आ जानी चाहिए, मतलब जुमे तक जो है। तो होपफुली इन द एंड ऑफ दिस मंथ वील हैव ए मच मोर क्लियर आइडिया कि आपकी स्टार्टिंग 11 होनी कौन सी चाहिए। तो आई रियली बिल्कुल होप कि इसको हम आगे बरकरार रखें साथ में। बिल्कुल। अब हमारी नज़र पड़ती है जो हफ्ते वाले दिन हमारा जिबूटी के खिलाफ मैच है, आखिरी मैच भी है हमारा फोर नेशंस कप का, और इसमें हमारी परफॉर्मेंस तो चलो एक बात है ही है, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारी स्क्वाड में फ्रेशनेस मेंटेन करने की ज़रूरत है और रेस्ट करने की ज़रूरत है कुछ प्लेयर्स को, जैसे ओटिस 90 मिनट्स कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं और ये 7 दिन में तीसरा मैच होगा, और उसके बाद 3-4 दिन बाद इंडिया है, कुवैत है, उसके बाद तो आपको फ्रेशनेस इमीडिएटली चाहिए। आप जिबूटी के खिलाफ नहीं 90 मिनट्स बहुत सारे प्लेयर्स को खिला सकते, जिसमें हारून हामिद शामिल हैं, ओटिस शामिल हैं, कुछ जगहों पे शायद आपको रईस नबी को ब्रेक देनी पड़े, हसन बशीर को देनी पड़ी, शायद आप कुछ हद तक डिफेंस को मेंटेन रख सकते हैं, बट आपके ख्याल पे बिफोर हम जिबूटी की टीम को डिस्कस करें, फ्रेशनेस कितनी जरूरी होगी पाकिस्तान की टीम के लिए, स्क्वाड रोटेशन? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि जितना ज़्यादा प्लेयर को फटीक पड़ता है उतना ही रिस्क पड़ता है उसको ज़ख्मी होने का, और एक लॉन्ग टर्म इंजरी भी आ सकती है। हारून हामिद played full 90 minutes against Mauritius. Against Kenya, he played 88 minutes. ओटिस ने दोनों मैच फुल 90 मिनट्स खेले, तो दैट इज यू नो शोज के कितने अहम ये प्लेयर्स हैं हमारी करंट लाइनअप के लिए। तो इनको रेस्ट देना बहुत जरूरी बनता है। अब ये है कि डू यू वांट टू एम फॉर द विन अगेंस्ट जिबूटी, मतलब ये सवाल पूछने वाला ना कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। डू यू वांट टू कीप इट सेफ, बिकॉज देखें जिबूटी ने एक तो 3-0 उनको वॉक ओवर मिल गया था बिकॉज केन्या की टीम साइड पे नहीं पहुंची, फिर रात को हमारे मैच के बाद के जिबूटी ने होस्ट मॉरिशस को 3-1 से हरा दिया, आउट ऑफ नोवेयर। और बिल्कुल। जिबूटी की जो टीम है, एंड वी डिस्कस अबाउट यू कैन डिस्कस अबाउट देम इन मोर डिटेल, वो कद में निस्बतन छोटे हैं। आप मॉरिशस की टीम में बड़े लंबे लड़के हैं, केन्या की टीम में माशाल्लाह कद्दावर उनके प्लेयर्स थे, पूरा स्क्वाड बड़ा कद्दावर था, बड़े फिजिकल और अच्छी प्रेजेंस की थी, कॉन्फिडेंस भी था। जिबूटी हालांकि 193 रैंकिंग की है, गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, इतने ज़्यादा वो इंटरनेशनल फुटबॉल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, जब भी मौका मिला तो बहुत कम ही उनको मैचेस खेलने को मिले। लेकिन ये जो रिजल्ट्स थे ना, इनको कॉन्फिडेंस मिला है, और चूंकि उनका निस्बतन छोटा कद है, व्हाट दे लैक इन फिजिकलिटी दे मेक फॉर अप इन पेस। वो तेज खेलना पसंद करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो पीक बार्सिलोना या पीक कोई बड़ी टीम के साथ है, लेकिन पेस को हैंडल करना जरूरी बनता है। पेस का मतलब क्या है कि या तो आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस को, पाकिस्तान के चूंकि एवरेज हाइट ज्यादा होगी, या तो अपनी फिजिकलिटी को आप जरा सामने लेके आए और उसको थोड़ा मेंटेन कीजिए, या कम से कम आप पेस को थोड़ा धीमा रखें, सो दैट जिबूटी हैज चेंज द गेम, और कम से कम आप अपनी एक कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। लेकिन फ्रेशनेस के लिहाज से अब आखिरी मैच में मैं समझता हूँ थोड़ी स्क्वाड रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि आप हारून और ओटिस को आप फुल मैच नहीं खिला सकते, आई एग्री विद यू। हसन का तुम्हें पहले से पता है कि फुल मैच नहीं खेल सकता। मैं समझता हूँ कि आप जिबूटी के खिलाफ ना, अगर आपने थोड़ी पेस मेंटेन करनी है, आप बेशक वहीद को स्टार्ट कर दें, मोहम्मद वहीद को एज योर सेंटर फॉरवर्ड। आप बेशक शाइक दोस्त को एज ए विंगर खिला दें, अब्दुल ओटिस को आप समद सेकंड। पिछला मैच नहीं खेले, वो फ्रेश होंगे। बिल्कुल, बल्कि अब्दुल समद को आप एक स्ट्राइकिंग पार्टनर, बिकॉज हमने एक जो ट्विटर स्पेसिस की थी कल मैच के बाद, तो उसमें हमारे दोस्त वेंगरुल्ला ए के अहमद यूसुफ ने कहा कि आप अब्दुल समद अरशद को एज ए स्ट्राइकर खिला दें, बिकॉज वो अपने क्लब, फॉर्मर क्लब एचपी कूह के लिए यूथ लेवल पे एज ए स्ट्राइकर भी खेल चुके हैं, सेंटर फॉरवर्ड भी खेल चुके हैं, तो आप उनको एज ए स्ट्राइकर खिला दें। साथ उनके मोहम्मद वहीद हो या शाइक दोस्त हो, या जो भी आपके पास वाइड ऑप्शंस होते हैं, और मिडफील्ड में चलें आप अली उजैर और रईस नबी को खिला दें, और उनको भी आप मौका दें कि आप भी जरा 50-60 मिनट्स बाद उनको भी टेको, ताकि कम से कम वो थोड़ा उनको भी मिले। आई नो फुटबॉल प्लेयर ऐसा होता है जो हर मैच के पूरे 90 मिनट्स खेलना चाहता है, आई डोंट ब्लेम देम। बच्चे हैं ना हम सब, वैसे भी देखा जाए फुटबॉलर भी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी वाली बात हुई। तो
कोच शहजाद को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो हमें एक विन की भी बड़ी ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि वी शुड गो ऑल आउट एंड गेट द विन, बिकॉज इट्स अ फ्रेंडली मैच, लेकिन एक एक जीत मिल सके ना आखिरी मैच में, इवन इफ इट्स अ स्क्रैपी 1-0 विन, आई टेक इट, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस जो बोझ था ना 8 कंसेक्यूटिव मैच हारने के बाद ओवर द लास्ट 5 इयर्स, वो उठ जाएगा। जिबूटी बड़ी टेस्टिंग टीम होगी। अब इस पे जाता है कि आप किस तरह अपनी पोजेशन को, अपनी शेप को, और किस तरह प्रेसिंग मेंटेन कर सकते, ताकि कम से कम आपको कोई ना कोई अटैकिंग ऑप्शंस में आए। बट यस, स्क्वाड रोटेशन की बहुत ज़रूरत है। आप डोंट गिव फुल 90 मिनट्स अगेन टू ओटिस और हारून और इवन हसन। मैंने कहा हसन बशीर को आप सेकंड हाफ में ले आए थोड़ा हम्म। सा करने के लिए। आप अब्दुल समद को या वहीद को आप स्टार्ट करें एज ए स्ट्राइकर्स। आप शायद दोस्त को इस बार लंबा मौका दें। आप राइट बैक, विंग बैक पोजीशन पे आप उमर हयात को वापस ले आएं। अली नियाजी को आप बेंच पे रखें, बिकॉज उमर हयात को फुल मैच का रेस्ट मिल गया, अब्दुल्ला शाह को भी फुल मैच का रेस्ट मिल गया, हसीब खान को भी फुल मैच। हालांकि उनकी लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस निशान उठाए थे मॉरिशस के खिलाफ, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, होता रहता है, फुटबॉल है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। आप सुफियान को फुल 90 मिनट्स दे सकते हैं। सुफियान ने सिर्फ 45 मिनट्स खेले थे हम्म। जिबूटी के खिलाफ। तो आप उनको हाफ इस तरह कर दें। डिफेंसिवली ये देखने वाली बात होगी कि क्या आप अली उजैर और रईस नबी के अलावा किसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस पोजीशन के अंदर। हम्म। दोनों को शायद आपको स्टार्ट करना पड़े, बट देन यू वुड हैव टू प्रॉब्ली टेक देम ऑफ, और एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑफ एट हाफ टाइम और मे बी इन द सेकंड हाफ, अच्छा, ताकि ना हम्म। कम से कम बाकी प्लेयर्स को भी थोड़ा आप इन्वॉल्व कर सकें। तो आप ये भी कर सकते हैं ना, इस तरह अभी बात कर रहे थे कि अगर आप हसन को भी सेकंड हाफ में लें, ओटिस को भी सेकंड हाफ, और पहले हाफ में जरा फ्रेशनेस मेंटेन कर लिए खेल लें, और सेकंड हाफ में ये है कि अगर आपको नजर भी आ रहा हो कि अच्छा यार वी नीड टू गेट बैक इनटू द गेम, या हमें अब गेम को खत्म करना है और विन भी निकालनी है, तो आप सेकंड हाफ में इन सबको मौका दे दें ताकि जाके गेम भी संभाल लें। तो ये एक आई थिंक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिबूटी के खिलाफ। और जब जिबूटी की हम खुद भी बात करते हैं, वो खुद 193 रैंक्ड हैं, बट एक तो उन्होंने मॉरिशस को भी हरा लिया जो उनसे टेक्निकली तो रैंकिंग में आगे हैं। और हमने भी जिबूटी को अपनी हिस्ट्री में आज तक नहीं खेला, और आखिरी 2 मैचेस में चले मॉरिशस को उन्होंने हरा लिया, हालांकि वो 1-0 हार रहे थे हाफ टाइम पे मॉरिशस से। केन्या के खिलाफ उनको वॉकओवर मिल गया, और उससे पहले अगर आप उनके मैचेस देखें तो एक तो वो सूडान से 2 दफा हारे हुए हैं पिछले जो उनके क्वालिफायर्स चल रहे थे अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने बुरुंडी को भी हराया हुआ है। तो जिस तरह आपने भी कहा कि ऐसी टीम है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते, जाहिर बात है केन्या जैसी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी वो, लेकिन लाइटली भी नहीं ले सकते। और इसमें आई थिंक कोच राज अनवर को वाकई एक वो हेडेक होगा कि अच्छा यार अब ये इस 7 दिन के अंदर 3 मैचेस तो खिलाने ही नहीं है सबको, एंड इट्स द रियल टेस्ट, क्योंकि अगर आपने तैयारी पकड़नी है इंडिया की, तो आप अपने थके हुए प्लेयर्स तो नहीं लेके जा सकते, ऊपर से इन लोगों ने ट्रैवल भी करना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस ऑफ ट्राइंग टू प्ले अ कम्पिटिटिव टीम, बट एट सेम टाइम आपने अपने कुछ प्लेयर्स को मौका देना है कि वो इंडिया के खिलाफ फ्रेश हो। और ये तो आपका आखिरी फ्रेंडली मैच है, पर्पस सारा फ्रेंडली मैचेस का जो सर्व हो रहा था वो भी साथ साथ हो जाएगा। बुरुंडी के कुछ अगर प्लेयर्स को मैं भी थोड़ा सा नजर देख रहा था उन पे, एक है उनके प्लेयर सैमुअल अकुनबू, 13 कैप्स हैं उनके, 6 गोल्स हैं जिबूटी के खिलाफ, आर्टा सोलर सेवन। उनके भी एक क्लब है जिसका नाम है, अब नाम थोड़ा अजीब सा है, आर्टा सोलर सेवन। मेजॉरिटी प्लेयर्स उनके वहां पे ही खेलते हैं, तो उनको भी वो एक एज हासिल होगा कि जब वो क्लब और कंट्री वाला दोनों साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो उनकी केमिस्ट्री जो आप भी बात कर रहे थे कि वो जिस तरीके से फास्ट पेस फुटबॉल खेलते हैं, वो उनको बड़ा एक एडवांटेज देता है। इसी तरह उनके एक और प्लेयर हैं अली यूसुफ फरादा, 19 कैप्स, एक गोल भी मार चुके हैं डिब्यूटी के लिए, वो भी उसी टीम में खेलते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास हमजा अब्दी ईदा है, 18 कैप्स फॉर जिबूटी, और 2 गोल भी हैं, वो दिक्किल के लिए खेलते हैं जो दूसरी टीम है। जिबूटी आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन टीम है, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, तो इस तरह की टीमें मॉरिशस, जिबूटी, ये भी अपने लेवल पे काफी कम्पिटिटिव है, क्योंकि अफ्रीकन पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसमें फुटबॉल एक जुनून है, नंबर 1 स्पोर्ट है, तो वो कोई भी टीम आती है तो उसको आप इजी तो नहीं ले सकते। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा हमें समझदारी के साथ टैक्टिक्स रखने पड़ेंगे कि आप एक तो जिबूटी को, मैंने जैसे कहा था ना, कि एक तो आप ट्राई टू होल्ड द बॉल, और टेम्पो को थोड़ा सा ना आप कंट्रोल में रखें, ताकि ना उनको मौका ना मिले, फोर्स देम टू मेक मिस्टेक्स, कि वो जल्दबाजी के अंदर कोई, जो भी कोई सॉफ्ट फॉल वो करने चाहें वो करते रहें, ताकि ना कम से कम आपको भी फ्री किक्स मिले, थोड़ा आपको भी डेड बॉल सिचुएशन मिले। फोर्स देम टू मेक मिस्टेक्स, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू रश।
और मैं समझता हूँ कि इफ़ वी प्ले आर कार्ड्स राइट, इफ शहजाद प्लेज हिज कार्ड्स राइट, जो उनके पास रिसोर्सेज डिस्पोजेबल हैं, आप मूविंग फॉरवर्ड उस मैच के अंदर आप एक पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जीत के जाएं एक मैच कम से कम, ताकि कम से कम जो बोझ था वो उठ जाए। लेकिन आप अपने स्क्वाड की भी हेल्थ को रिस्क नहीं कर सकते, क्योंकि असल जो अभी टूर्नामेंट आना है वो आपका आना सैफ चैंपियनशिप का, इंडिया में इंशाल्लाह 21 जून से स्टार्ट होगा। तो वी हैव टू मेक आवर फिजिकल प्रेजेंस काउंट, कि जो आपके बड़े लड़के हैं ना सारे, वो कम से कम जिबूटी को थोड़ा हौला रख सके। और कोई भी मौका मिले, सेट पीस हो, फ्री किक्स हो, टेक अ क्रैक एट इट, यू नेवर नो क्या हो सकता है। क्योंकि जिबूटी बेसिकली वन द फोर नेशंस, दे बिल्कुल। बेसिकली वन द फोर नेशंस। बिकॉज अगर वो हार भी जाते हैं ना, दे हैव ए +5 गोल डिफरेंस, बिल्कुल। +5 गोल डिफरेंस। तो अनलेस केनिया beats Mauritius by like 6 clear goals, I don't think they will. Uh, and we beat, Djibouti by like 1-0. Maybe Kenya wins the Four Nations series. Who knows? But, you know, even if it's a draw, after 8 consecutive losses, 8 मुसलसल शिकस्त खाने के बाद ड्रॉ भी हो जाए, मुझे एक्सेप्टेबल है भाई। आई एम बिल्कुल। नॉट वरिड। बिल्कुल। I just want the squad to be fresh, to be alert, to be ready, and to be prepared for the SAF Championship. Or even SAF Championship में भी, the priority isn't to win it, it's to gain जो रिदम आपको चाहिए होता है, जो मोमेंटम चाहिए होता है, जो कॉन्फिडेंस, जो हौसला अफजाई आपकी होगी मूविंग फॉरवर्ड, ताकि गर्मियों में हम अब आगे प्लानिंग कर सके। बिकॉज रिमेंबर द एंड गोल इज अक्टूबर के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का फर्स्ट राउंड। दैट इज द मेन एम, कि हमने उसको जीतना है, ताकि हम मेन ग्रुप स्टेज जो नवंबर में क्वालिफायर स्टार्ट होने उस तक हम पहुंच सकें। दैट इज द एम। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जिबूटी के खिलाफ आपकी क्या फाइनल ओपिनियन है? आपने मॉरिशस भी देख लिया, आपने केन्या भी देख लिया। आपको क्या लगता है कि जिबूटी के खिलाफ पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस देगा, और आपकी क्या फाइनल प्रेडिक्शन है? मैं एक्सपेक्टेशन है कि जिबूटी के खिलाफ पाकिस्तान थोड़ा सा दिलेरी के साथ खेलेगा। दे माइट ट्राई टू पुश अ बिट फर्दर मोर। मैं स्कोर की प्रोडिक्शन नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी दोनों प्रोडिक्शंस जो थोड़ी कॉन्फिडेंट वाली थी मॉरिशस के खिलाफ, या जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली थी केन्या के खिलाफ, दोनों गलत साबित हुई। तो आई एम जस्ट गोना से कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एक मोर अटैकिंग फुटबॉल है, बिकॉज डिफेंस तो हमने अच्छी कर ली केन्या के खिलाफ, अब थोड़ा अटैकिंग भी हम टेस्ट करें ना, अपना अटैकिंग पोटेंशियल भी। और उस अटैकिंग पोटेंशियल को आप टेस्ट तभी कर सकते हैं जब आपके पास यू हैव मोर ऑफ द बॉल, यू पुश अप मोर, और आप दूसरी टीम को थोड़ा अपने हाफ में रखें, और द काइंड ऑफ क्वालिटी इट इज। एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि किसी प्लेयर को ज़्यादा हम फटीक में रखें। हम चाहते हैं कि प्लेयर्स सारे फ्रेश हों सैफ कप के लिए, और उनको आपको समझदारी से इस्तेमाल करें। आप बेशक जो आपके बाकी ऑप्शंस हैं ऑफ द बेंच, जो आपके अब तक इनको यूटिलाइज नहीं किया गया, आप उनको इस्तेमाल करें। उनको भी आप एक हाफ खिला दें। जैसी हाफ में अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई बात नहीं, हाफ टाइम आता है, आप चेंज कर लेना स्क्वाड को, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन डिफेंसिव का जो आपका मेन सेंटर बैक पेयरिंग्स थी उसको मेंटेन रखें, ईसा और आदिल अब्दुल्ला इकबाल की। गोलकीपर यूसुफ भट्ट मेंटेन रखें। ऑफ कोर्स राइट साइड पे अगर आपने मामून मूसा को खिलाना है, वेल एंड गुड, आप बेशक उसके अब्दुल्ला शाह को ले आए, यू हैव एंटायरली अप टू यू। विंग बैक्स पोजीशन में आप राव उमर हयात को वापस ला सकते हो एज राइट विंग बैक, बिकॉज उन्होंने पिछला मैच मिस किया था, तो ही बी मोर फ्रेश टू प्ले एनीवे। अली नियाजी को आप बेंच पे रखें। लेफ्ट साइड पे आप बेशक सुफियान को खिला लें, या आप बैक्स पे आप बेशक आप शायद दोस्त को स्टार्ट कर दें, वो भी हाफ टाइम खेले या कम से कम 60 मिनट खेले, फिर सुफियान को ले आएगा। सेंटर मिड के अंदर अब ये मुश्किल होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप हारून हामिद को ओवर यूज करें। 18-19 साल का बच्चा, आप नहीं चाहते कि वो जल्दी वो थक जाए। तो मैं समझता हूँ कि रईस नबी और अली उज़ैर में से कम किसी एक को अगर आप ऑफ द बेंच ला सकते हैं तो ठीक होगा। हारून को मैं समझता हूँ सेकंड हाफ में लाएं, यू डोंट हैव टू ब्रिंग हिम इन द फर्स्ट हाफ। आलमगीर गाजी को खिलाएं एज योर प्ले मेकर, जो थोड़ा पुशअप कर सके, बिकॉज एज लॉन्ग एज उसके पास दो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जो उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आलमगीर गाजी पुशअप कर सकता है एंड ही कैन क्रिएट चांसेस, बिकॉज उसकी पासिंग रेंज बहुत अच्छी है। ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर। तो मॉरिशस के खिलाफ नहीं चल सका बिकॉज उसको डिफेंसिव ड्यूटीज दी गई थी, तो वो दैट्स नॉट हिज रोल, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आलमगीर गाजी को आप खिलाएं मिडफील्ड में, डिस्ट्रीब्यूटिंग।
बिल्कुल, बिल्कुल, और अटैक के अंदर वही मैंने कहा कि आपके जो अब्दुल समद अरशद को रखे, मोहम्मद वहीद को आप स्टार्ट करते, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपके लिंकअप होते रहेंगे साथ साथ में। तो जिबूटी का मैच होगा पाकिस्तान का सैटरडे के अगेंस्ट अली हसन के साथ। हमारी डिस्कशन जो है बड़ी अच्छी रही। जिबूटी पाकिस्तान का आखिरी मैच है अफ्रीका, ये हमारे जो 4 नेशन कप चल रहा है मॉरिशस में। इसके बाद कौमी टीम जाएगी इंडिया सैफ चैंपियनशिप पे। हमारी ये जो सीरीज है प्रीव्यूज और डिस्कशंस की वहाँ पे चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का हमारे साथ साथ रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ब्रेक के बाद।